हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अब हम लोग करेंगे कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट का साइंस एंड मैथ का सेट 2। ठीक है, इसके अंदर जो भी क्वेश्चन होंगे आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट ही होंगे। ठीक है गाइस, हाँ चलो इसको स्टार्ट करते हैं। ऐसे ही अफवाह कर रहा हूँ मैं, इंपॉर्टेंट तो है लेकिन एक आइडिया लग रहा होगा। कल से देखो सेट 1 से ना सेट 2 थोड़ी सी डिफिकल्ट होगी, बहुत ज़्यादा नहीं। तो जैसे जैसे सेट आगे बढ़ेगा हम लोग लेवल बढ़ाते जाएंगे। और अगर आपको पेड बैचेस से पढ़नी है बिल्कुल जीरो लेवल से और एग्जाम क्रैक करने लेवल तक, तो मैं इस चीज की गारंटी देता हूँ कि रिटन एग्जाम आपका जो ऑनलाइन एग्जाम होगा वो क्रैक हो जाएगा अगर आप मेरे बैच से पढ़ते हो। तो मैं इस चीज की गारंटी देता हूँ अगर आप मन लगा के पढ़ते हो तो। ठीक है, आपने पूरा पढ़ा, एग्जाम दे के आया और रिजल्ट आया, कहोगे सर नहीं आया। तो मैं अगर मैंने जितना पढ़ा रखा अगर वहां से मैं आपसे पूछूं, अगर आप उसका आंसर सही सही दे देते हो तो भाई ये सवाल ही नहीं कि आपका क्रैक नहीं होगा। लेकिन आप नहीं दे पाते हो तो उस सिचुएशन में आपका एग्जाम क्रैक नहीं होगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर ऑफिसर बैच 2.0 से आप अच्छे से पढ़ लेते हो ना तो आपका स्टेज 1 एग्जाम 100% क्रैक हो जाएगा, 100%। चाहे आप जनरल ड्यूटी से हो चाहे टेक्निकल ब्रांच से हो। ठीक है, सबका सिलेबस एक ही होता है। इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है। इसकी प्राइसेस थोड़ी सी हाई है, 933 रुपए है और ये हाई बिल्कुल नहीं है। आप एग्जाम का लेवल देखो भाई, असिस्टेंट कमांडेंट, इसमें सिलेबस भी इसकी भर भर के है। तो सिलेबस उतना पढ़ाएंगे तो भाई जान लगेगा ना, इसके पीछे लोग काम करेंगे तो थोड़ी सी प्राइस लगती है। इसके अंदर हम लोग क्या देंगे आपको, इसके अंदर सारे सब्जेक्ट के रिकॉर्डेड क्लासेस होंगे। अभी ये 5 दिसंबर से क्लासेस स्टार्ट हुई है, लाइव नहीं है, रिकॉर्डेड अपलोड होती है। आप अपलोडेड क्लासेस भी पहले की 10 बार देख सकते हो, 20 बार देख सकते हो। और इस बैच की जो वैलिडिटी है पूरे 1 साल से ज्यादा है। वैसे तो 1.5 साल की है लेकिन आगे चल के ये वैलिडिटी हम लोग कम करेंगे। जो बच्चा मान लो दिसंबर के बाद अगर ज्वाइन कर रहा होगा उसके लिए कह रहे हैं, दिसंबर में ज्वाइन कर दे तो इसकी वैलिडिटी पूरी 1.5 साल के लिए है कि आने वाली अपकमिंग भर्ती में भी आप ये वाला बैच जो है आपका काम आ जाएगा। तो इसके लिए कुछ नहीं है, हम लोग 5 दिसंबर से स्टार्ट किए, जनवरी एंड तक इस बैच को खत्म कर देंगे ताकि आप पूरा फरवरी रिवीजन करके एंड फरवरी में एग्जाम को अच्छे से क्रैक कर लोगे। इसके अंदर हम लोग दबा के आपको पीडीएफ वगैरह देंगे, क्वेश्चन देंगे प्रैक्टिस के लिए। इसके लिए करना कि आपको एप्टीट्यूड स्टडी आपको डाउनलोड करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। मैं गारंटी देता हूं कि एक बार आप इस बैच से प्रिपरेशन करके जाओ और एग्जाम के बाद आगे कहना कि हाँ हमारा रिजल्ट आया तो नहीं हुआ, ये बात पॉसिबल ही नहीं होगा। अगर बैच ज्वाइन होने में कुछ भी प्रॉब्लम आता है व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो 7279047787 पे। ये एग्जाम प्योर इंग्लिश मीडियम होगी, इसलिए सारे क्वेश्चन भी मैं आपको इंग्लिश मीडियम में दे रहा हूँ। ठीक है, पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन मेटल दैट रिमेन्स लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। 2 सवाल यहां से इंपॉर्टेंट है, एक तो नॉन मेटल और एक होता है मेटल। इन दोनों के बारे में समझना। एक जो मरकरी होता है ये मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में होता है। नॉन मेटल होता है वो ब्रोमीन होता है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में होता है। तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, बी। क्लियर है भाई। नॉन मेटल का मतलब क्या होता है, हिंदी में उसको क्या कह सकते हैं, अधातु। मेटल का हिंदी होता है धातु। ठीक है, हिंदी में ये कहते हैं, बट यहाँ पे आपको इंग्लिश पढ़नी होगी, सवाल इंग्लिश में इसीलिए। सेकेंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स फॉर्म्स एन एमलगम विच अदर मेटल्स। देखो कहना कि कौन सा मेटल जो है ना दूसरे मेटल के साथ मिलकर अमलगम का क्या करता है, निर्माण करता है। भाई ये कह रहा है अमलगम को फॉर्म करता है। तो आपको पता होना चाहिए मरकरी के साथ कोई भी अदर मेटल अगर मिक्स करते हैं ना तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, अमलगम कहते हैं। ये मिलके क्या बनाता है भाई, अमलगम। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। मरकरी के साथ कोई भी मेटल मिला दो वो क्या बनेगा, अमलगम। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा सही है। आगे जाते हैं। क्वार्ट्ज क्रिस्टल्स नॉर्मली यूज्ड इन क्वार्ट्ज क्लॉक एक्सेट्रा इट्स केमिकल। ये क्या है, देखो जो क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं ना वो क्वार्ट्ज क्लॉक्स के अंदर यूज किए जाते हैं। यह एक प्रकार की क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ये तो ये होता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ठीक है, SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड कहते हैं इसको। ये कहाँ यूज होता है, क्वार्ट्ज क्लॉक वगैरह में भी यूज होता है, लेकिन ये होता क्या है भाई, क्वार्ट्ज क्रिस्टल्स। ठीक है, चलो इसका आंसर हो गया। और इसमें कुछ ऐसा बताने वाला है जो कि एक्स्ट्रा बताएं। ठीक है, फिलहाल आप इतना ही याद करो और इसका ये फॉर्मूला आप याद कर लेना। फिर देखो ये कह रहा है टेट्राइथाइल लीड इज यूज्ड है। देखो टेट्राइथाइल। ठीक है, टेट्राइथाइल जो होता है ना इसको हम लोग इसको शॉर्टकट में TEL के नाम से जानते हैं, टेट्राइथाइल लीड। ठीक है, तो ये कहाँ यूज होता है भाई, तो आपने सुना होगा ना ये गैसोलीन के अंदर यूज होता है, इसके अलावा जेट फ्यूल के अंदर यूज होता है।
तो ये एक तरीके का पेट्रोल एडिक्ट है, ठीक है, एडिटिव है। तो इसमें आपको ये चीज समझ में आना चाहिए। ये जेट इन फ्यूल के तौर पे भी यूज होता है या फिर गैसोलीन के तौर पे भी यूज होता है, ठीक है। ऑप्शन देख के भी लग जा रहा होगा कि ये पेन किलर, फायर एक्सटिंग्विशर, मॉस्किटो रिपेलेंट, ठीक है। तो ये सभी चीजें नहीं है, पेट्रोल एडिटिव है ये। रीडिंग ऑफ बैरोमीटर गोइंग डाउन इन एन इंडिकेशन ऑफ, देखो बैरोमीटर है ना, अगर वो नीचे की तरफ जा रहा है तो दो चीज होगा। क्या होगा भाई, डाउन होने का क्या होता है, दो तरीका होता है, ड्रॉप होने का, नीचे ड्रॉप होने का दो तरीका होता है। एक तो ये बहुत सडनली नीचे चल जाएगा, सडन ड्रॉप हो रहा है इसमें, तो भाई यहाँ पे स्टॉर्म आएगा, ठीक है। बैरोमीटर के अंदर उसका जो पाठांक बोलते हो, क्या बोलते हो, उसका मीटर, जो भी हिंदी में उसको बोलते हैं, ठीक है। बैरोमीटर को अगर नीचे की साइड जा रहा है उसका मीटर, अगर वो सडन ड्रॉप हो रहा है वहां पे, तो क्या होगा भाई, स्टॉर्म होगा, मतलब तूफान आने वाला है। और एक नॉर्मल ड्रॉप जा रहा है, नॉर्मल नीचे जा रहा है, ठीक है, नॉर्मली नीचे जा रहा है, तो वहां पे क्या होगा, रेन होने की चांसेस है। तो दो चीजें हमने बताई। इस सवाल को थोड़ा सा घुमा के भी पूछा जा सकता था, ठीक है। रीडिंग क्या आते हैं ना, रीडिंग ऑफ ए बैरोमीटर गोइंग सडन ड्रॉप या फिर नॉर्मल ड्रॉप, दोनों में से कुछ भी पूछ सकता है। तो यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉप नहीं अगर दे रखा है, सिर्फ गोइंग डाउन कह रहा है, तो इसका मतलब ये नॉर्मल डाउन को कह रहा है, ठीक है, नीचे की तरफ जा रहा है आराम से। अगर उसको स्टॉर्म वाला पूछना होता है तो ये पूछता सडन डाउन, ठीक है। और सडनली अगर जा रहा है नीचे, मतलब एक जल्दी से नीचे गिर जाता है, तो मतलब एक तूफान आने वाला है। और जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएगा आसमान साफ हो रहा है। क्लियर है भाई, तीनों चीजें आप सीख गए, आगे बढ़ते हैं। 1 फैदम इज इक्वल टू व्हाट, एक फैदम जो होता है वो किसके बराबर होता है, तो ये 6 फीट के बराबर होता है, ये चीज याद रखना। और फैदम क्या है भाई, इससे हम वाटर के अंदर का गहराई, समुद्री गहराई या फिर वाटर के अंदर का डेप्थ जो है ना, वो मेजर कर रहे होते हैं हम, ठीक है भाई। चलो, फैदम इज यूनिट ऑफ व्हाट, तो ये किस चीज की भाई, ये यूनिट है तो डेप्थ की, मैंने बोला ना, गहराई मापते हैं फैदम से। किस चीज की गहराई भाई, पानी वगैरह के अंदर। आगे आ जाओ। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल एमिटेड बाय अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, देखो वो रेडियो क्या कहते हैं इसको, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ठीक है, के बारे में कह रहा है, जो एमिशन होता है। ये कह रहा है इसमें से कौन सा है, अल्फा बीटा गामा कैथोड, ये जो भी है इसमें से कौन सा कह रहा है पॉजिटिव चार्ज है। भाई देखो, बीटा और कैथोड कैसा है, बीटा और कैथोड निगेटिव चार्ज है, गामा पे क्या होता है, नो चार्ज, अल्फा हमारा पॉजिटिव चार्ज। ये सभी चीजों को जरा याद करके रखोगे आप, क्लियर है। हाउ मेनी कलर्स द सनलाइट स्पेक्ट्रम में, देखो भाई क्लियर है कि सनलाइट के जो सूर्य की जो किरण निकलती है ना, उसमें से कितने कलर होते हैं। आपने रेनबो का नाम सुना होगा, तो उसमें स्पेक्ट्रम जब रेनबो क्या कहते हैं, रेनबो बनता है तो कितने कलर के होते हैं, 7 रंगों में डिवीजन होता है, 7 रंगों में विभाजित हो जाता है, तो 7 रंग होते हैं। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। 10th नंबर क्वेश्चन है, विच इज ऑब्लिकार द मोस्ट नहीं है, द इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल्स, ठीक है, रिक्वायर्ड इन सीमेंट इंडस्ट्री। सीमेंट इंडस्ट्री में कौन सी इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल होती है, तो एक तो लाइमस्टोन होता है और एक क्या होता है, क्ले होता है। तो ये दो चीजें हैं, चूना पत्थर और मिट्टी, ठीक है। सीमेंट उद्योग के अंदर ये रॉ मटेरियल के तौर पे यूज किए जाते हैं। आगे आ जाओ। डिटर्जेंट्स यूज फॉर क्लीनिंग क्लोथ्स एंड यूटेंसिल कंटेन, देखो भाई ये कह रहे हैं ना, डिटर्जेंट्स यूज फॉर क्लीनिंग क्लोथ, वो जो डिटर्जेंट होते हैं, सरफ वगैरह, साबुन वगैरह, जो भी है, जिससे कि हम कपड़े धोते हैं या फिर बर्तन धोते हैं, डिस्क क्लीनिंग वाली आपने सुना होगा ना, उसके अंदर क्या होता है, तो उसके अंदर क्या होता है, सल्फोनेट्स होता है, ठीक है भाई। तो ये सब चीजें वही आंसर कर पा रहा होगा जो साइंस को डिटेल में जाके पढ़ा होगा। और साइंस का लेवल होता है ऐसा एग्जाम में, हो सकता है किसी ज्यादा डिफिकल्ट कर दे, तो मैं पहले भी कहा था स्ट्रेटजी वाली वीडियो में कि साइंस का लेवल अच्छा खासा पूछते हैं वो लोग। मैथ रीजनिंग तो थोड़ा सा नॉर्मल पूछ भी ले, इंग्लिश भी अच्छा खासा पूछ लेते हैं, साइंस भी अच्छा खासा पूछ लेते हैं। आगे देखो, पॉलिनेशन इज बेस्ट डिफाइंड एज, पॉलिनेशन को किस तरीके से डिफाइन करेंगे, बोलोगे पॉलिनेशन नाम ही नहीं सुना, आप हिंदी में पढ़े हो परागण, परागण बोलोगे, ये भी नहीं सुने सर, नहीं सुने हो, जो फ्लावर्स के अंदर होते हैं, ठीक है, फ्लावर्स के अंदर होते हैं परागण, ठीक है। जैसे ये देखो, मान लो कोई फूल है ना, अगर ये ठीक है, मेल है एंड फीमेल है, तो मेल का जो निकला होगा ना, वो वहां से लेके उसके पार्टिकल्स को फीमेल के स्टिग्मा में डाल रहे होते हैं, ठीक है, पोलन को लेके यहाँ से। और जो कीड़े मकोड़े होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, मेल फ्लावर्स पे बैठेंगे, उनमें से क्या करेंगे, उनके पोलन को लेंगे और चिपक जाता है उनके बॉडी के ऊपर, फिर फीमेल फ्लावर्स में जाएंगे तो उसमें से वो गिर जाता है, तो वो धीरे धीरे करके उसके स्टिग्मा में चला जाता है, तो यहाँ से ये पॉलिनेशन होता है इनका, ठीक है, पॉलिनेशन की प्रक्रिया, परागण की प्रक्रिया कहते हैं।
जहाँ से फिर क्या होता है, ये एक तरीके से इनका जैसे बेबी बर्थ का एक प्रोसेस है, ये आप समझ सकते हो आप। तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम अनदर टू स्टिग्मा, ठीक है, ये एक जाके परफेक्ट इसको डिफाइन कर रहा है। ठीक है भाई, कह रहा है प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन कैन टेक प्लेस भाई। देखो ठीक है, ये किसमें से ना, ये सेल डिवीजन का कौन सा प्रोसेस है, हेटेरोसिस। देखो सेल डिवीजन दो टाइप से होता है, ये चीज समझोगे आप। सेल डिवीजन दो टाइप से होते हैं, एक होता है मियोसिस, एक होता है मिटोसिस। ठीक है, मियोसिस एंड मिटोसिस दो तरह से सेल डिवीजन होते हैं। तो इसमें से कौन से ऑप्शन में है, मिटोसिस है। अगर मियोसिस रहता है तो मियोसिस आंसर करते, अगर दोनों रहता है तो एक ऑप्शन ऐसा रहता है ये ए एंड बी बोथ, या फिर बी एंड सी बोथ, जो भी है। अगर ऐसा, तो सेल डिवीजन के दो प्रक्रियाएं, दो तरीके से होते हैं, दो प्रोसेस से होते हैं, मिटोसिस एंड मियोसिस। ये बायोलॉजी के क्वेश्चन है भाई। अब साइंस के भी, कंप्यूटर साइंस के भी क्वेश्चन आते हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड भी आपने देखा होगा सिलेबस के अंदर इसके। ओएस जो है ना, कंप्यूटर एब्रिविएशन है। एब्रिविएशन का मतलब होता है संक्षिप्त, मतलब शॉर्टकट। ओएस एक शॉर्टकट है, किस चीज का शॉर्टकट है भाई, इसका फुल फॉर्म क्या होता है आपसे। तो ओएस का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब व्हाट। आप फोन अगर यूज कर रहे हो तो कोई आईफोन यूज कर रहा होगा, ठीक है, तो कोई है जो इसके अंदर एंड्रॉयड यूज कर रहा होगा। लैपटॉप यूज कर रहे हो तो कोई विंडोज यूज कर रहा होगा, कोई मैक यूज कर रहा होगा, कोई लिनक्स तो नहीं कर रहे होगे आप लोग। लिनक्स भी एक प्रकार का क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड्रॉयड भी है, ये मैक भी है, ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, चलो। और एक ऑपरेटिंग सिस्टम कभी भी सॉफ्टवेयर नहीं होता है, ये चीज हमेशा दिमाग में रखना। सॉफ्टवेयर किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर रन कराया जाता है। ऐसा सवाल एक बार पूछा था, इसलिए मैं बता रहा हूँ। सीएडी का फुल फॉर्म क्या होता है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। अगर पता है तो ठीक है, दिमाग में अगर आ रहा होगा तो ठीक है, नहीं पता हो तो सुन लो, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, जो कि बी के अंदर है। ठीक है भाई, अब यहां से मैथ को स्टार्ट कर रहे होंगे। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल, ठीक है, इज 5 टाइम्स ऑफ इट्स ब्रेथ। ठीक है, देखो गाइस यहाँ पे करना कि रेक्टेंगल का जो है ना लेंथ है ना, वो 5 गुना है उसके ब्रेथ से, मतलब चौड़ाई से। इफ द ब्रेथ इज 10 सेंटीमीटर देन व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल। ठीक है, देखो एक रेक्टेंगल का मतलब क्या होता है, ये सारे जो टर्म्स है, टर्मिनोलॉजी है, हिंदी मीडियम वालों को पता होना चाहिए। रेक्टेंगल का मतलब होता है आयत। ठीक है भाई, चलो। तो इसकी जो लेंथ है ना, वो विड्थ की क्या है भाई, 5 टाइम्स है। मतलब मान लो कि विड्थ इसका x है ना, तो ये क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा। अगर इसकी विड्थ क्या है 10 है, तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। इसका एरिया पूछ रहा है, एरिया क्या होता है, बहुत इजी क्वेश्चन था, 10 इंटू 50, L इंटू बी होता है ना, 500 सेंटीमीटर। क्यों सेंटीमीटर, बिकॉज यहाँ पे इसकी विड्थ जो है ना 10 सेंटीमीटर दे रखी है। ये दोनों ऑटोमेटिकली सेंटीमीटर में आ गए। जब डेटा इनका सेंटीमीटर में है तो जो आउटपुट आएगा वो भी सेंटीमीटर में आएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखो। सुमित ट्रेवल्स फ्रॉम मुंबई टू नवी मुंबई। मधुबनी हमारे बिहार में है, इसलिए मधुबनी मुझसे आ गया। Travels from Mumbai to Navi Mumbai at a speed of 40 km/h in 33 minutes, and it travels a distance from Navi Mumbai to Pune at a speed of 62 km/h in 33 minutes. ठीक है भाई, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द होल जर्नी। ठीक है, यहाँ पे देखो एक सुमित नाम का लड़का है, वो मुंबई से जो है ना नवी मुंबई जाता है 40 किलोमीटर पर स्पीड की, इस स्पीड से 40 km/h की स्पीड से, एंड टाइम कितना लेता है 33 मिनट्स। ठीक है, और वो फिर क्या ना नवी मुंबई से वापस पुणे जा रहा होता है, 62 km/h की स्पीड से 33 मिनट्स के अंदर ही पहुंच जाता है। तो एवरेज स्पीड बताओ। अब एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है भाई, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, यही ना होता है, स्पीड बराबर कह लो, या फिर एवरेज स्पीड भी वही होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो भाई मेरे एक बात बताओ, यहाँ पे आपको स्पीड गिवन है, टाइम गिवन है, और हमारा डिस्टेंस गिवन ही है, तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है, यही ना। तो टोटल डिस्टेंस निकालना है तो स्पीड 1 कितना हो जाएगा, मेरे को एक बात बताओ, डिस्टेंस बटा टाइम करना है ना, तो स्पीड 1 क्या हो जाएगा, पहला स्पीड इंटू डिस्टेंस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 2 डिस्टेंस कवर कर रहा है ना, तो पहला डिस्टेंस क्या हो जाएगा, पहला स्पीड और पहला टाइम। तो 40 किलोमीटर था और 33 मिनट में पहुंच रहा है, तो इसको घंटे में आवर्स के अंदर बदलने में मेरे को 60 से क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा, ये आवर्स में कन्वर्ट हो गया। तो मेरा डिस्टेंस ये हो गया, और सेकेंड डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है वो भाई 62 के डिस्टेंस से 62 km/h की स्पीड से कवर कर रहा है वो 33 मिनट्स में। तो इसको भी मैं 60 से डिवाइड करूंगा ताकि वो आवर्स में कन्वर्ट हो जाए। मेरे को टोटल टाइम कितना लग रहा है भाई, 33 + 33 मिनट्स।
तो मेरे को आवर्स में बदलने हैं इसको, तो 60 से डिवाइड कर रहा हूँ मैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा ना, 33/60 को मैं कॉमन ले लूंगा, सिंपल सा लॉजिक है। तो मेरे पास क्या बच जाएगा, 40 + 62, तो मेरा ये क्या हो जाएगा, 102 हो जाएगा। ठीक है, अब डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 66/60। 60 कट गया भाई, 33 से ये 2 बार में कट जाएंगे, 2 से ये कटाओगे 51 बार में। ठीक है, 51 बार में कट गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा पूछ रहा है एवरेज स्पीड जो हो गया वो 51 km/h का है, एवरेज स्पीड। ठीक है, चलो। The ratio of the third proportional to 16 and 40 and the mean proportional between 10 and 40, इनका देखो रेशियो बता दो। अब यहाँ पे 2 फॉर्मूले लगाने हैं, एक तो थर्ड प्रोपोर्शनल का, ठीक है, और रेशियो क्या करना है आपको, मीन प्रोपोर्शनल का। और डेटा भी अलग अलग है, डेटा भी एज इट इज नहीं है। भाई एक चीज बताओ मेरे को, थर्ड प्रोपोर्शनल की फॉर्मूला क्या होता है ये बताओ। b² ये होता है, मीन प्रोपोर्शनल √AB होता है, यही होता है ना। तो भाई मेरे थर्ड प्रोपोर्शनल निकालने हैं 16 एंड 40 के, तो 16 हमारा ये हो जाएगा, 40 हमारा b हो जाएगा। 40 × 40 b² ये बोले तो 16। रेशियो √10 × 40 करोगे तो √400 मिलेगा मेरे को, बाहर निकलेगा 20। तो मेरा ये मीन प्रोपोर्शनल हो गया 20। तो ये 20 से 2 बार में कटेगा, और ये क्या हो जाएगा, 16 से कटेगा क्या, नहीं 8 से, 8 दूनी 16, 8 × 5 = 40, 2 कट गया, मतलब 5:1 का रेशियो आ गया, सिंपल। ठीक है, चलो ये 2 फॉर्मूला यूज करो, थर्ड प्रोपोर्शनल एंड मीन प्रोपोर्शनल। बोलोगे ये क्या होता है, तो रेशियो पढ़े नहीं तो कहां समझ में आएगा। रेशियो पढ़ो एक बार, जहां से भी पढ़ना है पढ़ो, और उसके बाद आप बना लोगे। बेटर रहता है कि अब हमारे पेड बैचेस पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलो A to Z स्टडी आपका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे ही रखा है, आपको डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हो। ऑफिसर बैच 2.0 आगे आ जाओ। A and B टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 days। ठीक है, A alone can complete in 15 days। नाउ इफ A does the work only for half day, अच्छा एक छोटा आधा दिन काम करता है, then the approximate number of days required to complete the work by A and B together। भाई देखो यहाँ पे कह रहा है कि आपसे A and B जो है ना मिलके 10 days के अंदर काम को निपटा रहा होगा, और कह रहा है A जो अकेले कर रहा है 15 दिन में कर रहा है। तो बताओ ना तुम कि A और B कितने दिन में काम को कर रहे होंगे। बोलोगे सर मजाक कर रहे हो, 10 दिन में दे तो रखा है। अरे भाई अगर हमने ये कहा कि अगर ये छोटा A जो है आधा ही काम करे, आधा दिन काम करे, आधा दिन काम में नहीं करेगा, कब कंप्लीट करेगा 10 डेज में, जब दोनों फुल दिन काम करेगा तब। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, ये जो है ना ऑल्टरनेट डे पे काम करना चाहिए। ठीक है, और इफ ऑल्टरनेट डे है कि नहीं मैं देख लेता हूँ। इफ A does the work only half days then approximate day number of required to complete work A and B together। अच्छा ठीक है, हाफ दिन करेगा तब। भाई एक दिन में B बताओ कितना काम कर रहा होगा एक दिन के अंदर, कैसे निकाल लेंगे। A B दे रखा है, A दे रखा है, तो A × B डिवाइडेड बाई B - A। 10 × 15 और 15 - 10 क्या हो जाएगा, 10 × 5 15 है ना, ये 5 दूनी 10। B उस काम को 30 दिन में अकेले कर रहा होगा, A 15 दिन के अंदर कर रहा होगा। ठीक है भाई, तो अब कह रहे हैं दोनों, देखो A आधा काम करेगा, टोटल काम कितना हो जाएगा हमारे पास, टोटल वर्क A एंड B के कितने जो एफिशिएंसी है ना, A 15 दिन में कर रहा है, B 30 दिन में कर रहा है, टोटल वर्क इनका LCM हो जाता है 30 है। तो A एक दिन में कितना काम कर सकता है, 30/15, तो मतलब 2 काम कर सकता है। लेकिन हाफ डे में कितना काम करेगा, ये हाफ डे में 1 काम करेगा। B एक दिन में कितना काम करेगा, 30/30, मतलब 1 दिन काम करेगा। मतलब A और B दोनों मिलके एक दिन में 2 काम करते हैं। ठीक है, तो 30 काम कितने दिन में करेंगे भाई, 30/2 15 दिन में कर रहे होंगे। सिंपल सा लॉजिक है, इसमें पेन नहीं उठाना। ये तो मैं नौटंकी कर रहा हूँ इधर लिख लिख के, इसमें पेन उठाना है। इतना कर लिए ना जब यहां तक, तो पेन नहीं उठाना, ऐसी इमेजिनेशन कर लोगे भाई इनका LCM 30 हो जाएगा। एक दिन में 15/30 करेगा, 30/15 करेगा, मतलब एक दिन में 2 काम कर रहा होता है। 30 काम हमारे पास है, लेकिन ये आधा दिन करेगा तो 1 काम करेगा, और B एक दिन में 1 काम करेगा। तो 1 काम A कर रहा है, 1 काम B कर रहा है, तो एक दिन में दोनों मिलकर 2 काम कर रहे हैं। टोटल 30 काम है, तो 30 काम को 2 से डिवाइड कर दो, 15 दिन में निपटा रहे होंगे दोनों। ये एक कथा की तरह पढ़ के इसको सॉल्व कर लेते हैं, बशर्ते की प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। आगे आ जाओ, बाकी तो सब चीज नौटंकी कर रहे हैं हम लोग आपको समझाने के लिए, इसकी जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, आगे आ जाओ। पाइप A एंड पाइप B कैन फिल द टैंक इन 20 hours एंड 30 hours रिस्पेक्टिवली। ठीक है, A जो पाइप है 20 घंटे के अंदर भर सकता है एक टंकी को, B जो है 30 hours के अंदर भर सकता है एक टंकी को। क्लियर है भाई।
पाइप सी कैन एम्प्टी द फुल टैंक इन 60 आवर्स। बी सी क्या करता है, थोड़ा सा बदमाशी कर रहा है, ये खाली कर रहा है 60 आवर्स के अंदर। इफ ऑल 3 पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली, ठीक है, देन फाइंड इन हाउ मेनी आवर्स द टैंक विल फुल। अभी ए बी सी अगर एक साथ काम करेगा भाई तो कितना घंटे में खाली कर रहा होगा या भर रहा होगा। तो सी क्या कर रहा है, छोटा है, खाली करता है, ठीक है, तो इसको माइनस में करेंगे। तो ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, 1/20 काम। बी एक दिन में 1/30 काम। सी बेचारा खाली करने वाला है तो 1/60। अब इनका लो एलसीएम कर दो नौटंकी इनके साथ। 5 1 4/60 मतलब 1/15। तो एक दिन में 15 काम, तो पूरा काम कितने दिन में, 15 डेज में। ए बी सी मिलके जो भी ये काम है, चाहे टंका टंकी भर रहे हो, जो कर रहे हो, 15 दिन में निपट रहा होगा ये चीज, ठीक है भाई। आगे बढ़ रहा है। अच्छा, पिछले वाले का भी 15 आंसर आया था ना, अरे वाह, दोनों का 15 आंसर आ गया। आगे देखो, कह रहा भाई P प्लस क्यू प्लस आर की वैल्यू 13 है। पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी की वैल्यू 30 है। तो बताओ पी क्यू प्लस, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, पी क्यू नहीं, पी का क्यूब, ठीक है, एंड ये क्या है भाई, क्यू का क्यूब प्लस आर का क्यूब, ठीक है, इसकी वैल्यू, अच्छा 3PQR, इसकी वैल्यू बताओ। तो मैं आपसे ये कहूँ ना सर, ये वैल्यू निकालना हमारे बस की नहीं है एग्जाम में। क्यों सर? क्योंकि हमने फार्मूला नहीं पढ़ा सर कभी। हम बहुत ही बेसिक से अलजेब्रा फार्मूला पढ़े हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बता दो, ए क्यू प्लस बी क्यू बता दो, ए प्लस बी का होल क्यू बता दो, बस इससे ज्यादा हम लोग नहीं पढ़े। इतना बड़ा बड़ा मत पढ़ाओ सर, रहने दो। लेकिन एग्जाम वाले पूछेंगे तो क्या कहोगे कि रहने दो इसको, नहीं। हम क्या करेंगे, जब भी से सवाल देगा ना, पी ए बी सी के फॉर्म में, पी क्यू आर के फॉर्म में, क्यूब स्क्वायर जो भी, भाई एंड वाले को या फिर किसी एक की वैल्यू को ना 0 मान लो। लेट क्या करेंगे हम क्या करेंगे ना, ट्रिक है हमारा ये, हम पढ़ाते हैं अपने बैचेस में। लेट आर इज इक्वल टू, ये क्या हो रहा है भाई, हम लिखना चाह रहे हैं कुछ, ये हो जा रहा है कुछ। लेट आर इज इक्वल टू 0, पी को मान लो ना यार, पी को भी मान लोगे तो हो जाएगा, क्यू को किसी को भी मान लो। मान लिया हमने आर को ही, बाद वाले को, तो P प्लस क्यू बराबर कितना हो जाएगा, 13। क्लियर है? अब हमने इसमें R बराबर 0 मान लिया, तो यहाँ पे R की वैल्यू रखेंगे तो Q भी 0, यहाँ R करोगे तो Q P भी 0, तो मतलब ये दोनों 0 0, तो बचेगा क्या, PQ। तो PQ बराबर क्या मिल गया मेरे को, 30। अब इसके अंदर देखो भाई, 3PQR में R को मैं करूंगा 0, तो 3 भी ऑटोमेटिकली 0, तो ये पार्ट खत्म। RQ का मतलब 0 का Q 0, तो ये यहां से लेके यहां तक खत्म। बचेगा क्या, P प्लस क्यू का होल क्यू। ये पूछ रहे आपसे, यही ना पूछ रहे आपसे, कोई गल नहीं है, हम कर लेंगे इसको। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, या तो इसका ना पी क्यू प्लस क्यू क्यूब का फॉर्मूला निकाल दो, पी प्लस क्यू का होल क्यू माइनस 3ab इंटू पी प्लस क्यू, या तो इस बेसिस पे निकाल लो भाई, या तो आप इससे निकाल लो। इन दोनों को साइड, दोनों के साइड क्या करो, क्यू कर लो। तो हम यहीं से निकालेंगे, यहां से निकालेंगे तो बोलोगे सर हमको समझ नहीं आया। हम क्या करते हैं ना, आपके बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए आ जाओ, इधर करते हैं हम P प्लस क्यू का जो है ना क्यूब करेंगे और दोनों साइड क्यूब कर देंगे। 13 इधर भी है, 13 भी इधर। यहाँ मैं फॉर्मूला रख दूं ना, आधे की नानी मर जाएगी, बोलोगे क्या करवा दिया सर, नहीं समझ में आया। हम नानी को जिंदा रखेंगे, मारेंगे नहीं। या जाओ इधर आ जाओ, इन दोनों साइड क्यू कर देंगे, तो यहाँ से क्या मिलेगा, पी क्यू प्लस की क्यू, नहीं क्यू क्यू प्लस क्या हो जाएगा, 3PQ इंटू पी प्लस क्यू, यही ना होगा। अब भाई मेरे को 13 का क्यूब होने याद होना चाहिए, 2197 होता है। रट्टा मार लो भाई, नहीं करे तो कैलकुलेशन कर लेना, यही कर सकते हैं। अब P प्लस क्यू का होल, पी क्यू प्लस की क्यू हमको पता नहीं, यही निकालना है हमको। 3 इंटू पी क्यू, देखो P और Q, पी क्यू का वैल्यू मेरे को है मिला 30, P प्लस क्यू का वैल्यू है 30, तो मैं यहाँ पे रख दूंगा पी क्यू प्लस क्यू क्यू प्लस 3 इंटू 13, 30 इंटू 13, 30 इंटू 13 इज इक्वल टू 2197। तो ये चीज मेरे को मिल गया। अब यहां से आप गुना करोगे तो क्या मिलेगा, 1260 मिलता है ना। तो पी क्यू प्लस की क्यू में यहाँ पे क्या करेंगे, 2197 में 1260 घटा देंगे, ठीक है। अब जो आंसर आ जाएगा आपका वही आंसर हो जाएगा, 1260 ही होता है ना। देखो हम इसको साइड में सॉल्व कर लेते हैं, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगा, गलत आंसर आ जाएगा। इधर साइड में ना सॉल्व कर लो, कितना है भाई इधर, 30 90, तो 13 इंटू 9, ठीक है, 117, मतलब 170 होता है, 1170 होता है। यहाँ पे हमने गलती कर दी, 1117, 1170। अब यहाँ से कर लोगे, ये हो जाएगा 1721, 1027 ऑप्शन नंबर 1 के अंदर है।
हाँ, ज्यादा जोश में पता है कभी कभी गलत हो जाता है ऐसे ही, तो चीजों को चेक कर लिया करो, ठीक है, अदरवाइज आंसर गलत आने लगेगा, तो कहाँ हमने मिस्टेक किया, कहाँ मिस्टेक किया। ठीक है भाई, चलो हम आगे बढ़ते हैं। मार्क प्राइस ऑफ अ शर्ट इज ₹1000 इफ शॉपकीपर जो है ना डिक्लेयर सक्सेसिव डिस्काउंट मैंने बोला था ना, लगातार 2 डिस्काउंट दे रहा है, 15% का, 25% का ऑन टी शर्ट। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द शर्ट। भाई देखो यार, जब भी ऐसा सवाल देना कि लगातार छूट दे रहा है, आप इसका बैठ के सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला मत रखना, ठीक है। क्या कह रहा है आपसे, 1000 पर डिस्काउंट कर रहा है, पहले 15% का तो कितने को बेचेगा, 100 में से 15 घटा दो, 85/100, फिर 25% का डिस्काउंट मतलब 25% घटा दो तो 75 पे बेच रहा होगा उसको। 2 जीरो कट गया हमारा, यहाँ से निपटा दिया, ठीक है। 1 जीरो यहाँ से कटा देंगे, 5 2 एंड 5 से कटाओगे 15 बार में। हम क्या करेंगे भाई, 85 को और 15 से गुणा कर लेंगे, तो हमारा आ जाएगा 1275/2। तो ये घटाओगे 2 छक्का 12, तो 600 ऑप्शन वाला कहाँ पे है, ये डी के अंदर है ना, 637.5 मार दो ना, पूरा सॉल्व काहे करना, यहीं से कटा रहे हो तो 2 6 अगर दिख रहा है इधर से 6 से स्टार्ट होना, वही है, तो हो गया आंसर हमारा। चलो फिर आगे देखते हैं 23 नंबर। द स्लैंट हाइट ऑफ अ कोन इज 20 सेंटीमीटर इफ एरिया ऑफ इट्स बेस इज 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन व्हाट इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस कोन। भाई 2-3 चीजें सीखो यहाँ पे। कोन क्या होता है, ये शंकु को कहते हैं कोन, ठीक है। क्या है भाई, शंकु को कह रहे होते हैं कोन। स्लैंट हाइट मैंने पिछली क्लास में बताया था, स्लैंट हाइट का मतलब होता है ये वाली जो हाइट है ना, तिर्यक ऊंचाई, ये वाली, दैट इज एल, ठीक है, इसको हम स्लैंट हाइट कहते हैं, ठीक है। तो एल की वैल्यू यहाँ पे है 20 सेंटीमीटर। इसका बेस जब हम बोल रहे हैं ना, बेस, तो बेस कैसा होता है, सर्कुलर। तो इसका एरिया दे रखा है तो हम πr² रखते हैं, जिसकी वैल्यू 616 है, तो पाई की वैल्यू 22/7, r² रहने दो जो भी है। 11 से 2 बार में कटेगा, 11 5 11 छक कटेगा, 2 से ये कटाओगे तो 28 बार में कटेगा। r² बराबर क्या हो जाएगा, 28 × 7, तो r बराबर क्या हो जाएगा। अरे यार देखो, एक चीज समझना, यहाँ पे 28 × 7 मत करना है, इसको अंडर रूट के अंदर जाना है, इसको पता है ना, तो अंडर रूट के अंदर डाल दो 28 × 7। अब इसको ना तोड़ सकते हो आप 28 को, 4 × 7 में 28 हो गया, और 7 4 बाहर निकलेगा 2 मिल जाएगा, और ये 2 बार 7 है तो 1 7 बाहर निकलेगा 14 मिल जाएगा। r की वैल्यू क्या मिल गई मेरे को, 14। तो हमसे पूछ क्या रहा है भाई, इसकी कर्व सरफेस एरिया बताओ क्या होता है, πrl। कर्व सरफेस एरिया बराबर क्या होता है, πrl। पाई की वैल्यू होती है 22/7, r की वैल्यू 14 और l की वैल्यू 20, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, मतलब 880 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है ना हो गया, ठीक है भाई। चलो आगे देखते हैं। अ शॉपकीपर हैज 3 different types of milk of volume 1755 liter, 3783 liter and 1599 liter, ठीक है भाई। कह रहा फाइंड द लिस्ट नंबर ऑफ वेसल्स ऑफ इक्वल साइज रिक्वायरमेंट टू स्टोर ऑल विदाउट मिक्सिंग। भाई देखो, जब भी ऐसा सवाल एग्जाम में देना कि मान लो कुछ कंटेनर्स है, बर्तन है, वेसल्स है, जो भी चीजें हैं, डब्बे वब्बे कुछ भी है, अलमीरा है, कुछ भी है, 3 4 5 है जिसकी, या फिर कुछ भी है मान लो है, और उसमें किसी चीज को रखना है, और जो चीज रखना है उनका नंबर दे दे, ठीक है। लाइक जैसे यहाँ पे मिल्क है, तो इतने इतने लीटर मिल्क है अलग अलग कंटेनर्स के अंदर, ठीक है। और इनको रखने के लिए कोई एक अलग से ना कंटेनर चाहिए जिसमें कि इक्वली रखा जाए सब में। ऐसा जब भी सवाल देना तो सबसे पहले इनका HCF निकाल लिया करो। HCF क्या है, 71755 3783 1599। तो मेरे को इनका HCF पता है, मैं सॉल्व कर चुका था पहले, मैं जब क्वेश्चन बना रहा था तो, और मैंने इनका HCF रट लिया था, पता है क्यों, क्योंकि जब मैं सॉल्यूशन कराऊंगा तो मैं बैठ के HCF ना निकालने लगूँ। तो 39 आया। तो अब इनका HCF आपने निकाल लिया ना, तो अब आपको क्या करना है ना, टोटल जितना वैल्यू है टोटल मिल्क में से ना, आपको क्या करना है, इनके HCF को डिवाइड कर देना, ताकि हर कंटेनर में इतना इतना लीटर दूध लगे। तो 1755 प्लस 3783 प्लस 1599 डिवाइडेड बाई 39। अब इनको आप जोड़ लो, जितना वैल्यू आता है उससे डिवाइड कर देना, ठीक है भाई। चलो ये हो जाएगा 7137, ठीक है। ये थोड़ी सी यार दिखने में प्रॉब्लम कर रहा है। 7137 अगर हम डिवाइड करेंगे 39 से तो कितना हो जाएगा, 7 लाना है तो 9 27, 183 या 173 होगा। पूरा सॉल्व करना है, 183 इसका आंसर है, ठीक है। चलो अच्छा, अभी और क्वेश्चन है, एक लास्ट क्वेश्चन है।
द पेरीमीटर ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स, ठीक है ट्रायंगल है ये भाई, पी क्यू आर एंड ट्रायंगल एक्स वाई जेड आर 48 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, इफ एक्स एंड वाई इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर देन पी क्यू की वैल्यू बताओ। भाई यहाँ पर देखो दो सिमिलर ट्रायंगल है, एक तो है पी क्यू आर, एक ट्रायंगल है हमारा एक्स वाई जेड, ठीक है ध्यान से देखना, ये पेन उठाने वाली चीज ही नहीं है, इमेजिनेशन वाली चीज है। कहोगे सर इमेजिन क्या करेंगे, सोचेंगे क्या कि जॉब हो जाएगी शादी ब्याह हो जाएगा, नहीं, आपको ये सोचना, देखो दो ट्रायंगल है ना पी क्यू आर और एक्स वाई जेड, अब पहले वाली की वैल्यू क्या है भाई, पेरीमीटर है 48, दूसरे वाले की है 24, अब इनका पेरीमीटर का रेशियो क्या है खुद से इमेजिन कर लो, 2:1 में है ना ये, ठीक है। अब जब इनका रेशियो पेरीमीटर का 2:1 में है ना, तो इनकी जो ये कह सकते हैं ना कि जो जैसे पी क्यू और एक्स वाई दोनों एक साइड की है, साइड सारी साइड जो है ना जो वो भी क्या होगी, सेम रेशियो में होगी। अगर क्या कहते हैं एक्स वाई की वैल्यू यहाँ पे दे रखा है ना, एक्स वाई 12 है, तो मतलब ये 1 है ना इसका पेरीमीटर, तो इसका ये 2 गुना है, तो अगर ये एक्स वाई 12 है ना तो पी क्यू क्या हो जाएगा 2 टाइम्स हो जाएगा, मतलब 24 हो जाएगा, ठीक है। अगर 3:1 में होता तो ये 3 गुना हो जाता, ठीक है। ये सभी चीजों को जरा समझो, कॉन्सेप्ट पढ़े होगे तो मैथ में समझ में आ जाएगा, ठीक है भाई। चलो ये सारी चीजें खत्म, आज का सेट खत्म। कमेंट करके बताओ टोटल कितना स्कोर किया आपने, एंड कहीं शेयर करो और इस बैच को फटाक से ज्वाइन करके स्टडी स्टार्ट कर दो, बिकॉज हम लेवल जैसे से आगे बढ़ेंगे ना तो आप डिप्रेस हो जाओगे और उस टाइम कोई फायदा नहीं होगा एग्जाम के टाइम पे, क्योंकि अभी मैं इजी लेवल के क्वेश्चन करा रहा हूँ। मॉडरेट और डिफिकल्ट की तरफ बढ़ूंगा ना तो आप डिप्रेशन में चले जाओगे। कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है, आता है, क्वेश्चन का लेवल अच्छा खासा होगा ही, असिस्टेंट कमांडेंट है भाई, मतलब ऐरा गैरा नहीं है। जब एग्जाम इतने लेवल का है तो सवाल भी थोड़े से लेवल के आएंगे, तो उसके लिए पढ़ाई भी लेवल का होना चाहिए, जो कि आपको ऑफिसर बैच 2.0 में मिलेगा, ठीक है। डाउनलोड करो एजुकेटेड स्टडी ऐप, कुछ भी बैच में ज्वाइन होने से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम आता है, पेमेंट वगैरह से रिलेटेड, बैच नहीं मिल पा रही है उससे रिलेटेड, व्हाट्सअप करके पूछो, हमारी टीम मेंबर आपको कंप्लीट सपोर्ट करेगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक शेयर कर देना और एजुकेटेड स्टडी को सब्सक्राइब कर लेना।